हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज हम 24 फरवरी का एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चंस को रखेंगे। जो जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, या जिस हमारे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं या जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। 23 फरवरी का आपका कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाया मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया मुझको। 24 फरवरी का है, तो आज देख लेते हैं कि कहाँ से हमारे कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेंगे हम जीएस की, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही बन के आ रहा है जीएस के क्वेश्चंस का, क्योंकि जीएस में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर करंट अफेयर पूछा जा रहा है तो हम किस ईयर का पढ़ें, यानी 2022 का पढ़ें, 2023 का पढ़ें, तो कहाँ से करंट अफेयर पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम में फंस जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ जाता है करंट अफेयर से पढ़ने का, तो वो है सबसे पहले पुरस्कार। पुरस्कार से आपको ज़रूर याद कर लेने होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पुरस्कार से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो एक तो आपको पुरस्कार से क्वेश्चन याद करने होंगे। दूसरा को जो आता है हमारा टॉपिक, वो है 2011 की जनगणना, क्योंकि जनगणना से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका 23 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था घनत्व को लेकर, तो घनत्व से लेके क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से आपके जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरा आ जाता है आपका टॉपिक चुनाव। चुनाव से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और चुनाव में सीट से भी क्वेश्चन पुटअप किए गए थे कि किस राज्य की कितनी सीटें हैं। इस तरह से जो भी आपका विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और से फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में द्रोणाचार्य पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा था। क्रिकेट से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरह से आपको देखिए 2022 या 23 का पूरा करंट अफेयर ना पढ़ के, ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, तो इन मेन टॉपिक्स पर आपको देखिए ज़्यादा ध्यान दे लेना होगा और इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ से आपका आराम से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे। जिस लेवल का पेपर है, अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी अपने जीएस में करते हो और अगर आपने 15 क्वेश्चन अपने कर दिए, तो ये 15 वाला एक बहुत ही बेस्ट स्कोर होगा। 10 से 12 वाला बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन अगर 15 आपने कर लिए तो आप मान लीजिए कि आपकी सीट सेफ़ है। जो आप जिस सीट पर आप फाइट कर रहे थे, वो आपकी सीट एक सेफ़ हो जाएगी। तीसरा, अगर हम बात करें कि फर्स्ट शिफ्ट में और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता, धोलावीरा से आपका 22 तारीख को भी क्वेश्चन आया था और 24 तारीख को भी फर्स्ट शिफ्ट में धोलावीरा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता भी आपके लिए मेन हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरबीआई की स्थापना को लेकर, तो इस तरह से आपका स्थापना से भी पूछा जा रहा है। और नियुक्तियों से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यदि हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आपके जीएस से लेकर। तो कोई भी पर्टिकुलर 2022 या 23 का नहीं पढ़ना है, आपको मेन टॉपिक पर फोकस करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपका पुरस्कार और जनगणना हो जाती है। तीसरी चीज़, जो आपके नृत्य हैं या संगीत हैं, कहाँ का लोक नृत्य कौन सा है, लोकगीत कौन सा है, तो इस तरह से आपको उन चीज़ों पर भी फोकस कर लेना होगा। आगे अगर हम बात करें कि अगर 24 की अगर हम बात करें कि 24 तारीख में सेकंड शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले 24 का जीएस देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट का। उसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का मैथ, हिंदी और अपनी रीजनिंग भी देख लेंगे। अगर मैं बात करूं ओवरऑल पेपर में, कि ओवरऑल पेपर में सबसे आसान जो सबसे इजी पोर्शन है वो कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं, सबसे इजी पोर्शन आ रहा है आपका रीजनिंग का अभी तक के एनालिसिस को लेकर। क्योंकि रीजनिंग में हर कोई, या अगर कोई अच्छा प्लेयर है, प्रो प्लेयर है, तो वो 25 में से 25 करके आ रहा है। इतनी आसान आपकी रीजनिंग है। जो बच्चे देखिए कम तैयारी हैं वो 23 भी करके आ रहे हैं, लेकिन 22 वाले बहुत कम बच्चे हैं। हर कोई यही बोल रहा है 23। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो ही 22 या 21 पर हैं, वरना हर कोई 23 ही करके आ रहा है। 23 या 25। मैथ, अगर मैथ की बात करें
तो मैथ इतना आसान है कि आप 24 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन आपका ऐसा हो जाता है जो कैलकुलेटिव हो, क्योंकि डीआई से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे डीआई नहीं बन पाती। तो डीआई से क्वेश्चन है तो हो सकता है ना बने, तो डीआई से भी आपके क्वेश्चन है, इसलिए 24, 23, 24, 25 तक भी क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी भी बहुत आसान है, क्योंकि अभी तक भी साहित्य से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है हिंदी में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पूछी जा रही हैं मुहावरे, लोकोक्ति और बशुद्धियाँ पर। इसके बारे में बात करेंगे हम बाद में कि हिंदी के टॉपिक क्या है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल सबसे आसान पोर्शन और सबसे हार्ड कौन सा है। लास्ट में बच जाता है जीएस। तो जीएस ना ही आसान होता है ना ही हार्ड होता है, क्योंकि जीएस याद का है तो आसान है, वरना आपसे होगा नहीं। 0.25 की माइनस मार्किंग है, यानी 1/4 की। तो तुक्के मारने की भी ज़्यादा नहीं सोचना। अगर किसी में आपको डाउट होता है तो वहाँ आप भले से ही लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे जीएस में तुक्का ही मार के आ जाओ, वो भी आपका एक सेफ स्कोर नहीं रहेगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि ओवरऑल हमारा जो पोर्शन है कौन सा आसान है, कौन सा हमको पहले करना है, तो वो आप खुद के हिसाब से कर सकते हो कोई भी। मैं आपसे बोलूँगा कि सबसे पहले आपको करनी है हिंदी के बाद कर लेना है आपको जीएस के बाद करनी होगी आपको रीजनिंग, और सबसे लास्ट में करना होगा मैथ। क्योंकि इसलिए कि अगर आप सबसे पहले मैथ और रीजनिंग करोगे तो ये दोनों ही टाइम टेकिंग है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और आपके माइंड में कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा कि अभी हमारे 2 पोर्शन और हैं, तो आप उनको ख़राब कर लोगे। हिंदी और जो आपके जीएस है वो बहुत कम टाइम लेगा, क्योंकि जीएस में क्वेश्चन पढ़ना जो आता है वो ठीक, जो नहीं आता वो गलत, करना ही नहीं है। सेम पैटर्न हमारा हिंदी में भी फॉलो होगा, जो आता है वो टिक करोगे वरना नहीं करोगे। बाकी जो टाइम लगेगा वहाँ पर लगेगा मैथ और रीजनिंग में, तो वो पोर्शन आप सबसे लास्ट में करना। अगर मैं बात करूँ कि सेकंड शिफ्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस में, तो एक क्वेश्चन आपका पद्मश्री से आया था, दूसरी शिफ्ट में भी आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार से आया था। और अगर हम बात करें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री में आपसे पूछा गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन भी देखने को मिलने लगे। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य आए थे, और पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन जरूर बन रहा है, संविधान संशोधन वाला। संविधान संशोधन या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना है पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पद्म विभूषण पूछा गया था, पद्म विभूषण, तो देखिए हर जगह पुरस्कार से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पद्म विभूषण, क्रिकेट से आ जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, इस तरह से। एक क्वेश्चन आया था जाकिर हुसैन से, कि यानी कि वाद्य यंत्र भी आपको याद कर लेने होंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र किससे रिलेटेड है, तो जाकिर हुसैन से क्वेश्चन आपका पुटअप किया गया था। नृत्य आया था आपका मोहिनी अट्टम, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि नृत्य, लोकगीत और आपको वाद्य यंत्र याद कर लेने हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इस तरह से ये आपके टॉपिक बन रहे हैं, और 2011 की जनगणना से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। और अपने टॉपिक क्लियर करते रहना, जो भी आपको जीएस को छोड़कर, जो भी आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जो भी आपको चैप्टर या जो भी आपको ये पढ़ना हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो वाला टॉपिक करा दूँगा। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी अपनी रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग का बहुत ही आसान सा मेथड है, बहुत ही आसान सा सिलेबस है। तो मैं ओवरऑल एक ही बार बता देता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ से आपके रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन चीज़ आ जाती है सीरीज। मैंने आपसे बोली थी कि सीरीज याद कर लेना, पढ़ लेना बहुत अच्छे से। सीरीज सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। अभी तक एक भी एग्ज़ाम में काउंटिंग फिगर देखने को नहीं मिली है, तो ये आपके लिए बेस्ट ही है। हो सकता है कि पेपर लास्ट होते होते आपकी काउंटिंग फिगर भी आने लगे, जबकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा आपका मेन टॉपिक हो जाता है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंबॉलिक। अब आप लोग बोलोगे कि सिंबॉलिक कैसे, तो देखिए ऐसे देगा ए हैज़ बी और बोल देगा ए बी का पिता है, ए स्टार बी बोल देगा ए बी का, या कुछ भी बोल देगा कि ए बी की बहन है। तो इस तरह से आपके रिलेशन पूछा है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ए का जेड से क्या रिलेशन है, या एक्स का जेड से सबसे लास्ट में। तो आपको पूरा बनाना होगा। फिर ऑप्शन भी इस तरह से देगा कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा
कि एक्स जेड की बहन है और ऑप्शंस के हिसाब से बताना है किस ऑप्शन में करेक्ट है। तो इस तरह से यानी कि काफ़ी डिफ़िकल्ट ब्लड रिलेशन पूछ रहा है और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके और सीरीज से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, दोनों शिफ्ट में इतने इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं कि ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन, सीरीज से 2-3 क्वेश्चन, दोनों शिफ्ट को मिला करके ही यहाँ पर मैं बात करूँगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपके लिए क्वेश्चन होते जैसे कि मैंने 22 फरवरी का कराया तो तब तो वीडियो मैं बड़ी करता, ज़्यादा बेटर रहता। तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट से, और सिटिंग अरेंजमेंट देखिए एकदम पजल वाली सिटिंग अरेंजमेंट है। पजल वाली सिटिंग अरेंजमेंट है। एक सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा कि वृत्ताकार केंद्र में मुँह करके बैठे हैं, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे पंक्ति वाला। तो 2 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहा है। कम से कम 4 क्वेश्चन आपके जो पेपर कटिंग होता है या पेपर फोल्डिंग होता है तो उससे, यानी कि पेपर से आप ले सकते हो। आपका ना ही देखिए यहाँ पर भी ना ही दर्पण से देखने को मिला क्वेश्चन, और ना ही जल प्रतिबिंब से देखने को क्वेश्चन मिला, और ना ही आपका क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिला। अभी तक कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर से देखने को भी नहीं मिला है। तो इस तरह से, लेकिन आप कोई भी चैप्टर को मिस ना करें। जैसे 22 को हमारा देखिए ना ही हिस्ट्री पूछी गई थी और ना हमसे जो हमारी हिंदी है, हिंदी में हमसे विलोम शब्द वगैरह पूछे गए, तो लेकिन अब बूझने लगा है तो आपको कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है। नहीं आता कमेंट सेक्शन में बता दो। तो पेपर कटिंग हो गया। अगर हम आगे बात करें तो इसी तरह से कहीं ना कहीं जो चैप्टर मैंने आपको छुड़ाए, यहाँ पर मैंने आपको लिख करके बताए थे कि यहाँ से नहीं पूछे गए, वो छोड़ के बाकी हर जगह से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका जो वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल गया कि कहाँ कहाँ से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन सा चैप्टर पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। ये जो चैप्टर मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं, इनसे 110% क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे कर लेने होंगे। नहीं आते हैं बता देना। प्रैक्टिस सेट अगर आपने हमारे लगाए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बात कर लेते हैं हम अपनी हिंदी की, क्योंकि हिंदी में बहुत छोटी सी चीज़ है आपको बताने के लिए। तो हिंदी में वही आपका सबसे पहला आ जाता है पर्यायवाची, दूसरा आ जाता है विलोम शब्द, क्योंकि विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछने लगा। वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है अभी तक भी, ना ही उपसर्ग प्रत्यय से कोई क्वेश्चन देखने को मिला है, ना ही संधि से आपका कोई क्वेश्चन देखने को मिला है, ना ही समाज से कोई क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपके एग्जाम्स में वो है वर्तनी से। हो सकता है कि आपसे पूरा का पूरा वाक्य शुद्ध करा ले, तो आप इनको बोल सकते हो शुद्धियाँ, अशुद्धियाँ या शुद्धियाँ आप बोल सकते हो। शुद्ध अशुद्ध से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसमें आपकी वर्तनी भी शामिल है और उसमें आपके सेंटेंस वाक्य भी शामिल है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका शुद्धियों से है, वर्तनी से है, और इस बार आपके कारक से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जबकि 22 तारीख को आपका क्वेश्चन नहीं आया था। मुहावरे से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है मुहावरे से। ठीक है, बाकी अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो उसमें विलोम शब्द भी आ गया, उसमें पर्यायवाची शब्द भी आ गया, और एक क्वेश्चन आया था आपका कहावत से। फिल इन द ब्लैंक्स करके कहावत थी और डायरेक्टली कहावत से क्वेश्चन पूछ लिया था। एक मेन चीज़ है नोटिस करने वाले कि आपसे पूछ रहा है नहीं वाला, यानी हिंदी में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपसे बोलेगा कि इस शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा विलोम शब्द नहीं है, किसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है या अशुद्ध वर्तनी बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। कारक की बात करें तो आपका अधिकरण कारक से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से आपके हिंदी में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो आप इन टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करके जाना अपने एग्ज़ाम में, तो एक बेहतरीन तैयारी के साथ आप जाओगे। और जो भी बच्चों का लास्ट में एग्ज़ाम है तो उनके लिए बहुत आसान होने वाला है पेपर, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ से क्या पढ़ना है। और जो भी 22 तारीख वाले थे तो वो बच्चे तो कन्फ्यूज़न में ही रह गए कि हमारा जीएस आएगा या क्लरिकल एप्टीट्यूड आएगा। हालांकि मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया था और इतने अच्छे से डिफ़ाइन किया था मैंने उसमें कि देखिए आप अब क्लरिकल एप्टीट्यूड के भरोसे मत रहिए। मैंने आपको समझाया था कि जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है वो क्या है और मैं कैसे सटीकता के साथ बता सकता हूँ कि ये जीएस ही है। ये सारी चर्चा हमने की थी, तो उस पर ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो जा करके देख लेना।
अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में देखिए 22 को परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया। इस 24 तारीख को परसेंटेज से भी क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम 22 तारीख की भी बात करें तो परसेंटेज हमारा देखिए हर जगह आता है, किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज और रेशियो घुस जाता है। एवरेज के क्वेश्चन रेशियो में डाल सकते हो आप, परसेंटेज के क्वेश्चन डीआई में डाल सकते हो, तो डीआई में ले सकते हो आप, परसेंटेज आई थी। तो परसेंटेज एक कॉमन चैप्टर है, रेशियो एक कॉमन चैप्टर है, वो हर जगह पहुँच जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था आपका, लेकिन अब एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आपका आया है। डीआई से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली मैंने आपसे बताया था, एक आपका पूछा था बार डायग्राम से, एक पूछा था टेबल डायग्राम से। टाइम एंड वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेना, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं, टाइम एंड वर्क से इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एक व्यक्ति एक काम को इतने दिन में कर सकता है, दूसरा इतने दिन में, इफ़िशियंसी निकाल करके नॉर्मल क्वेश्चन, या पूछ लेगा कि इतने दिन पहले काम छोड़ दिया या इतने दिन बाद में काम छोड़ दिया, ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सीआई से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, एसआई से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड वर्क में आपको बता चुका हूँ, समय यानी कि स्पीड वाला चैप्टर ले लीजिए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वो वाला चैप्टर भी आप ले लीजिए, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। CISI बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, तो ये सारे चैप्टर आपके कुल मिला करके। और एक चीज़ और, यहाँ पर आपका जियोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है और आपका ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन इस बार पूछ लिया गया है। तो जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों से क्वेश्चन आया है, तो इसलिए देखिए कहीं ना कहीं आपके 23 स्कोर हो सकता है मैथ में, लेकिन ये कोई ख़राब स्कोर नहीं है। 23 मैथ में अपने आप में एक अच्छा स्कोर आपका होने वाला है। तो देखिए आपके ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन पर तो आपको फोकस करना ही करना है। इसके अलग जो भी आपके अर्थमेटिक के चैप्टर हैं सारे ही आपको होने चाहिए एकदम उंगलियों पे, क्योंकि अर्थमेटिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थमेटिक से सारा ही क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको बताया था कि मेंसुरेशन से कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मेंसुरेशन में आप फॉर्मूलों पर फोकस कर लेना, जो भी आपके फॉर्मूला मेंसुरेशन में आते हैं उनको याद कर लीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है और अभी तक भी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई चैप्टर या कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहे हैं या आपको चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लास को लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर भी कर देना ग्रुप्स में, जिससे सभी को हेल्प मिल सके। और जो भी आपका जिस दिन भी एग्ज़ाम है, टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अपने क्वेश्चन सेंड कर देना। जो भी एग्ज़ाम देने जाता है क्वेश्चन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जिससे कि मैं आगे आप लोगों के दोस्तों को या आप जैसे स्टूडेंट्स को बता सकूँ, जिससे सभी को हेल्प मिल सके। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन करके आप टेलीग्राम को वहाँ पर क्वेश्चंस अपने सेंड कर देना। आगे के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या कोई भी तैयारी आपको करनी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले एनालिसिस के साथ मिलेंगे, बहुत ही एकदम आराम से बेहतरीन, एकदम शालीनता के साथ और एकदम बढ़िया तरीके से, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह से एनालिसिस होगा हर एक एग्ज़ाम का। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।